shadowed corridors of Karachi's most notorious prison, a story unfolded that would not only haunt everyone involved but also raise disturbing questions about justice, torture, and the price of a life trapped inside a broken system. ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कश्मीर के पहाड़ों से था और पाकिस्तान के सबसे कंट्रोवर्शियल एग्जीक्यूशन में से एक का फेस बन गया। एक ऐसा केस जहां सिर्फ जुर्म और सजा का सवाल नहीं था बल्कि टॉर्चर, इनोसेंस, एज, ड्यू प्रोसेस और एक इंसान को फेयर ट्रायल और जस्टिस मिलने के हक पर भी सवाल था। सो लेट्स डाइव डीपर इनटू द कंट्रोवर्शियल केस ऑफ अ मैन who spent a decade waiting for his execution, a man named शफकत हुसैन। हमारी स्टोरी कराची की बिजी स्ट्रीट से बहुत दूर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के रिमोट और मिस्टी विलेज से स्टार्ट होती है। शफकत हुसैन अपने 7 बहन भाइयों में से सबसे छोटा था और उसकी फैमिली इतनी गरीब थी कि सर्वाइवल भी रोज का स्ट्रगल बन गया था। अपने रीजन के हजारों दूसरे लोगों की तरह वो भी अपने टीनेज में घर से निकल गया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में काम ढूंढने के लिए। कराची में उसे औरंगी टाउन के नदीम आर्केड में नाइट वॉचमैन की जॉब मिल गई, एक क्रैम्प और केओटिक सा नेबरहुड जहां लाइफ बहुत फास्ट थी और अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड। ही वॉज क्वाइट अ हार्ड वर्किंग पर्सन और ज्यादातर लोगों के लिए वो ऑलमोस्ट इनविजिबल था, लेकिन 2004 में उसकी और एक 7 साल के बच्चे उमैर की लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली थी। अप्रैल के एंड या मई 2004 के स्टार्ट में उमैर, जो कि एक लोकल कार डीलर का बेटा था, वो नदीम आर्केड जिसके 2nd फ्लोर पर उसका अपार्टमेंट था, वो अचानक वहां से गायब हो गया। आसपास के लोग परेशान हो गए, उन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की और ये वही बिल्डिंग थी जहां शफकत काम करता था। फिर रैंसम कॉल्स आना शुरू हुई, 5 लाख रुपए की डिमांड की, जो उस वक्त के $8500 बनते थे, और कॉल एक मोबाइल फोन से आ रही थी जो शफकत से लिंक था। कुछ दिन बाद उमैर की बॉडी एक नियर बाय ड्रेन से मिली, प्लास्टिक बैग में रैप्ड। फिर 41 डेज के बाद शफकत को अरेस्ट कर लिया गया फॉर अ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड एज FIR 136/2004। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अगले 10 साल तक चलने वाले लीगल और मोरल बैटल का सेंटर बन गया। कोर्ट रिकॉर्ड्स और लीगल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शफकत ने अपना क्राइम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कन्फेस कर लिया था। उसने एलिजिडली बताया कि उसने उमैर को किडनैप किया और जब उमैर ने भागने की कोशिश की तो शफकत ने उमैर के सर पे हैमर से हिट किया और वो उसी वक्त मर गया। फिर बाद में उसकी बॉडी को एक पॉलिथीन बैग में करके ड्रेन के बराबर में डंप कर दिया। लेकिन बाद में शफकत ने अपनी कन्फेशन वापसी ले ली और कहा कि ये कन्फेशन उसने एक्सट्रीम प्रेशर और टॉर्चर के अंदर की थी। उसने अपने लॉयर्स और ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि पुलिस कस्टडी में उसे 1 हफ्ते से ज्यादा टॉर्चर किया गया। उसकी बताई हुई डिटेल्स जेन्युइनली हॉरिफाइंग थी। उसका कहना था कि उसके हाथ और पांव बांधकर उसे एक पोल पर लटकाया गया, स्टिक से मारा गया, सिगरेट से जलाया गया और इलेक्ट्रिक्यूशन देने के लिए पानी और यूरिन लाइव इलेक्ट्रिकल वायर पर डालने के लिए फोर्स किया गया। बाद में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर फ्रैंक आर्नल्ड ने उसके केस का रिव्यू किया और कंक्लूड किया कि शफकत की इंजरीज, स्कार्स, बर्न मार्क्स और अनहील्ड फ्रैक्चर्स उसकी टॉर्चर वाली स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट थी। लेकिन ट्रायल के वक्त इस टॉर्चर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। उसका कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर जो इसलिए असाइन हुआ था क्योंकि उसकी फैमिली प्राइवेट लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उसने ना टॉर्चर का इशू प्रॉपर्ली रेज किया और ना ही शफकत की एज को लेके कोई क्वेश्चन उठाया। शफकत का ट्रायल एक नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं हुआ, उसे पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1997 के अंडर प्रोसिक्यूट किया गया, एक ऐसा लॉ जो ओरिजिनली मिलिटेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट जैसे केसेस को डील करने के लिए डिजाइन किया गया था। शफकत का किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक प्रूव नहीं हुआ, क्राइम किडनैपिंग और मर्डर का था अग्रीड, लेकिन टेररिज्म नहीं था। फिर भी सिंध के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लेट 2004 में शफकत को कन्विक्ट कर दिया और डेथ सेंटेंस सुना दी। सिंध हाई कोर्ट ने बाद में किडनैपिंग कन्विक्शन को अपहोल्ड किया, लेकिन मर्डर चार्ज को प्रीमीडिएटेड से अनइंटेंशनल करार दे दिया। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील डिसमिस कर दी। 2012 में मर्सी पिटिशन भी रिजेक्ट कर दिया और फिर शफकत ने 10 साल डेथ रो पर गुजारे, एक ऐसा आदमी जो स्लोली सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट भुला दिया गया था जबकि उसकी फेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी। From 2008 to 2014, Pakistan had an unofficial pause on executions, but everything changed after the December 16, 2014 Peshawar school attack where 149 people, mostly children, were killed.
पाकिस्तान वॉज शेटर्ड। इस अटैक के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूशन पर लगा मोरेटोरियम लिफ्ट कर दिया। इनिशियली ये डिसीजन टेरर कॉन्विक्ट्स के लिए था, लेकिन बहुत जल्द कैपिटल क्राइम्स के दूसरे कॉन्विक्ट्स के लिए ये एग्जीक्यूशंस रिज्यूम होने लगी। अर्ली 2015 तक डेथ वारंट इशू होने लगे और उन लिस्ट में एक नाम था शफकत हुसैन। शफकत का केस दूसरे डेथ रो केसेस से इसलिए डिफरेंट था क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आ गया कि क्राइम के वक्त शफकत की एक्चुअल एज क्या थी। उसकी फैमिली और ह्यूमन राइट ग्रुप्स का कहना था कि क्राइम के वक्त शफकत 18 साल से छोटा था। पाकिस्तान लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स दोनों के मुताबिक किसी ऐसे पर्सन को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता जिसने क्राइम बचपन में किया हो। मार्च 2015 में उसकी फैमिली ने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एक बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जिस पर डेट 1 अक्टूबर 1991 लिखी थी, और अगर ये रिकॉर्ड जेन्युइन होता तो 2004 में शफकत सिर्फ 12 या 13 साल का होता। बाद में लोगों को उसके विलेज में एक स्कूल रिकॉर्ड भी मिला जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1986 लिखी हुई थी, और उस हिसाब से वो क्राइम के वक्त 17 साल का होता। लेकिन स्टेट का वर्जन इससे बिल्कुल डिफरेंट था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने कंक्लूड किया कि शफकत क्राइम के टाइम एटलीस्ट 23 ईयर्स का था। इस कंक्लूजन के लिए ट्रायल रिकॉर्ड्स, जेल डॉक्यूमेंट्स और अरेस्ट के वक्त ली गई फोटोग्राफ्स को बेसिस बनाया गया। बर्थ सर्टिफिकेट को तो बाद में लोकल अथॉरिटीज ने कैंसिल कर दिया, जबकि स्कूल रिकॉर्ड फिर भी एग्जिस्ट करता था। जस्टिस अथर ने अल्टीमेटली कहा कि एज का इशू ओरिजिनल ट्रायल के वक्त रेज होना चाहिए था, और क्योंकि उस वक्त ये इशू प्रॉपर्ली रेज नहीं हुआ था, कोर्ट ने केस को रीओपन करने से रिफ्यूज कर दिया। 2015 में शफकत की एग्जीक्यूशन बार बार पोस्टपोन हो रही थी। 14 जनवरी की स्केड्यूल्ड हैंगिंग पहले रोक दी गई, फिर 19 मार्च को एग्जीक्यूशन से सिर्फ कुछ घंटे पहले उसको दोबारा 30 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। 6 मई की हैंगिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लास्ट मिनट पर स्टे कर दी, और 9 जून को भी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद उसकी एग्जीक्यूशन 4th टाइम पोस्टपोन हुई। इस पूरी लीगल फाइट में जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सारा बिलाल और साहब सिद्दीकी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर तारिक हसन और सैयद बुलंद सुहेल उसकी लीगल रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा थे। जून में सुप्रीम कोर्ट ने एज डिटरमाइन करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने वाली फाइनल प्ली रिजेक्ट कर दी। चीफ जस्टिस जवाद एस खोजा ने कहा, द मैटर मस्ट कम टू एन एंड। फिर 27 जुलाई 2015 को रमज़ान के एग्जीक्यूशन मोरेटोरियम ख़त्म होने के बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट में शफकत को 5th एंड फाइनल ब्लैक वारंट इशू कर दिया। शफकत को 4 अगस्त सुबह 4:30 बजे हैंग किया जाना था। 4 अगस्त 2015 की अर्ली मॉर्निंग में शफकत हुसैन को कराची सेंट्रल जेल के गैलोस की तरफ लेकर गए। उसकी फैमिली को जब ये इत्तला मिली तो वो जेल की तरफ रश कर गए, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके ब्रदर ने बाद में बताया कि उसकी नेक पर एक लार्ज गैश था, जिससे ये सस्पिशन रेज हुआ कि हैंगिंग शायद प्रॉपर्ली नहीं हुई थी। शफकत की एग्जीक्यूशन ने दुनिया भर में आउटरीच क्रिएट किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच और जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने इस हैंगिंग को इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन के तौर पर कंडेम किया। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान में एग्जीक्यूशन की इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने और लॉयर्स ने भी सीरियस क्वेश्चन रेज किए। ऑर्डिनरी क्राइम्स के लिए एंटी टेररिज्म लॉज का यूज, टॉर्चर के थ्रू एलिजिडली ऑब्टेन्ड कन्फेशन पर रिलायंस, और एक ऐसे सिस्टम में डेथ पेनल्टी देना जहां बेसिक क्वेश्चंस तक प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किए गए। फॉर सम ही वॉज अ किलर हु डिजर्व्ड पनिशमेंट, फॉर अदर्स ही वॉज अ विक्टिम, a boy from the mountains trapped in a system which gave him a very little chance. So just remember, life is fragile, live it well. Until next time, take care of yourself.